and only 0.5% students out of appeared students qualified JRF this time. If I talk about my personal subject, computer science, सिर्फ 133 बच्चे हैं जिनका इस साल JRF हुआ। आज मैं ये भी बात करने वाली हूं कि PhD ओनली क्वालिफिकेशन मैटर करता है, कितना मैटर करता है, ओनली नेट कितना मैटर करता है, नहीं मैटर करता है, आगे आपको क्या करना चाहिए, पूरा कंप्लीट रिजल्ट आप लोगों के लिए मैं डिकोड करने वाली हूँ। और जैसे आप सभी लोग पढ़ते आ रहे होंगे, क्वालिफिकेशन वर्सेस सिलेक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस पर भी मैं बात करूंगी, कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करूंगी, रिजल्ट को डिकोड करूंगी। हर साल मैं ये चीज करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो आज भी आपके लिए ये लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो भी, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी, मतलब क्वालिफाइड लिखा हुआ आया है या नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ आया है, दोनों ही सिनेरियो में इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोशिश करूंगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझाना चाहती हूँ हर साल जब मैं समझाती हूँ, वो और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचा सकूं। पहली बार आप मुझे देख रहे हैं या JRF अड्डा पर पहली बार आए हैं तो कंटेंट और इंपॉर्टेंट ओपिनियन वाले डिस्कशन करने के लिए आती हूँ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल को विजिट करो, वीडियोस देखो, शॉर्ट्स देखो। आपको अगर ऐसा लगे कि यस दिस इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज समथिंग यूनिक और ये लोग आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं, फालतू टाइम पास या व्यूअरशिप के लिए वीडियोज नहीं बना रहे हैं, तो कंसिडर कर लेना सब्सक्राइब करना। कोई फोर्स नहीं है, देख लेना, आपके काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप JRF अड्डा के साथ में प्रिपरेशन भी करना चाहते हो तो अभी, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट अनाउंस हुआ है तो नए बैचेस अलाउ किए जाएंगे, तो आप सभी लोगों के लिए मैं भी जो है वो मंडे से नया बैच स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो या आप कोई भी सब्जेक्ट जो इस वक्त चल रहा है JRF अड्डा पे, लगभग 12 सब्जेक्ट्स आपके पास में है, पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स आपके पास में, क्योंकि एक ही चीज है जो आपके और आपके JRF के बीच खड़ी है, वो है आपका पेपर। सब में इस वक्त 20% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। दिस इज द मैक्सिमम दैट JRF अड्डा गिव्स। दिसंबर के लिए बैच है तो DEC 20 कोड है, लगा सकते हो। क्योंकि मैं आप लोगों से जो डिस्कशन करने वाली हूँ वो इस डेटा से रिलेटेड करने वाली हूँ। अब ये जो डेटा है ये NTA ने रिलीज किया अपने रिजल्ट के साथ में। आप सब लोग जानते हो UGC नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट रिलीज हुआ है और रिजल्ट के अंदर 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर आप लोगों के क्वालिफिकेशन NTA देता है। मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये स्टैट्स जब से मैंने देखे हैं सिर्फ एक ही सिनेरियो है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है और लगभग इस चीज के लिए मैं काफी रिसर्च वर्क कर रही हूँ। कल पूरी रात एक ही टॉपिक पर मैंने डिस्कशन किया, सोचा भी, PhD अड्डा विद अदिति वाले चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी डाला, वही चीज मैं दोबारा से डिस्कस करना चाहती हूँ। लगभग 10 लाख लोग जो है वो इस फॉर्म को फिल करते हैं, लगभग 7.5 लाख जो है 7.5 लाख बच्चे जो है वो इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया की, सिलेक्शन किन किन बच्चों का हुआ है उनके ऊपर मैं डिस्कशन करती हूँ। आप सब जानते हो कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है और आपके पास में कैटेगरी 3 है। कैटेगरी 1 जो कि आप सब लोग जानते हो कि आपकी JRF कैटेगरी है, कैटेगरी 2 जिनको नेट मिलता है और PhD वाला भी ऑप्शन इनके लिए ओपन होता है, और कैटेगरी 3 है जिनको ओनली एंड ओनली PhD वाला क्राइटेरिया मिलता है। कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ रियलिटी को लेकर एक वीडियो बनाया था, वहां पर भी मैंने आप लोगों से ये चीज डिस्कस करी थी और मैं दोबारा से ये चीज आप लोगों से डिस्कस करती हूँ। JRF इस वक्त अगर मैं क्वालिफाइड बताऊं तो 5269 टोटल आप लोगों के JRF हैं जो इस साल हुए हैं। अगर मैं आपके नेट की बात करूं तो लगभग 60,000 के आसपास है कि आपके नेट क्वालिफाई हुए हैं, और ओनली PhD की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,28,000 बच्चे हैं जिन्होंने ओनली PhD क्वालिफाई किया है। ये वर्ड प्लेसिबो वर्ड जो है वो आप सभी लोग सुनते थे, हम लोग जब बात करते थे रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर, कोहोरेट स्टडी के अंदर, क्लिनिकल स्टडी के अंदर, तो मैं आपको बार बार ये शब्द समझाती थी, प्लेसिबो प्लेसिबो प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब होता है मीठी गोली, हमारे लिए प्लेसिबो का मतलब होता है ओनली PhD। अगर आप लोग कंसिडर करो तो लगभग आपके पास में, लगभग मैं बात कर रही हूं, आपके पास में 0.5% बच्चा है जिसने JRF क्वालिफाई करवा है, लगभग 7% बच्चा है, मैं ये सिर्फ निकाल रही हूं इनके बिहाफ पर, अपीयर्ड के बिहाफ पर। अगर मैं ये डेटा निकालूंगी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बिहाफ पर तो ये और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए तो 17% के आसपास बच्चा है जिसने ओनली PhD क्वालिफाई किया है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, मेरी हार्श रियलिटी सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप 17% बच्चों को PhD ओनली क्राइटेरिया दे रहे हो तो क्या PhD ओनली को उतनी वैल्यू मिल रही है?
क्योंकि जैसे अभी थोड़े दिनों पहले भी मैं डिस्कस कर रही थी, दिल्ली यूनिवर्सिटीज जैसी बड़ी मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटीज में तो इन्हें कंसिडर भी नहीं किया जा रहा है। एडमिशन तो छोड़िए, जब ये बैठ रहे हैं तो पैनल कंसिडर भी नहीं कर रहा है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर ओनली पीएचडी कैटेगरी के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है। और सिर्फ मैं मेन स्ट्रीम नहीं, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां पर जेआरएफ के अलावा तो बच्चे को चांस भी नहीं मिल रहा है। अब मेरी बात सुनिए, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। चलिए ये तो ठीक है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये वाले बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, इनको लेके जाना पड़ेगा अपनी कैटेगरी को ऊपर, इन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, दिसंबर अटेम्प्ट देना पड़ेगा। बट फिर भी मुझे एक बात बताओ कि अगर जेआरएफ है 5269 है ना, 269 अगर बच्चे हैं, एक साल के अंदर हमारे पास में जितने भी पीएचडी एंट्रेंसेस होते हैं उन सभी के अंदर मौका इन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और ये लड़ाई सिर्फ इस साल की तो होगी नहीं, ये पिछले साल की भी होगी, उससे पिछले साल भी होगी और उससे पिछले साल भी होगी, क्योंकि ये तो आप लोगों के पास में 3 साल का वैलिड रहता है। मेरा सवाल ये है कि अगर आप 17% बच्चों को यहाँ पर क्वालिफाई कर दे रहे हो तो कैसे हम लोग जो है वो सोचें कि हमारे पास में पीएचडी एंट्रेंसेस हो जाएंगे। और अगर पीएचडी एंट्रेंसेस नहीं होंगे तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि बच्चे का स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ये भी हम कंसिडर कर लें कि आप जेआरएफ वाले बच्चे को स्टाइपेंड दे रहे हो, जो कि बहुत नॉमिनल स्टाइपेंड है, बहुत ज्यादा स्टाइपेंड नहीं मिलता है, हम 40,000 रुपए इज नॉट ज्यादा एक बच्चे के लिए, सोचो आप। बट स्टिल मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि इनका भी वैलिडेशन 3 साल तक का है और पिछले 3 साल वाले जो बच्चे हैं वो भी इनसे compete कर रहे हैं, तो क्या हमारे पास में इतनी वैकेंसीज है? तो ये सवाल मेरा एनटीए से भी है और मैं ये चाहती भी हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप अपना भी ओपिनियन बताओ, क्योंकि मेरे पास में तो जो तरीका है ना वो मैं ये समझा सकती हूँ कि अगर इतने कम है, इतने कम चांसेस है, तो जाहिर सी बात है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो रिजल्ट है ना ये सिर्फ एक दिन का गेम है। ये जो सिलेक्शन है ना ये सिर्फ एक दिन का गेम है। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो भी, और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी, ये एक ही दिन का गेम है सारा। क्योंकि असली लड़ाई, असली जंग तो अब होने वाली है, अब शुरू होगी। सोच के देखो, अब है असली फाइट तो, क्योंकि अब आपको ये जो कैंडिडेट्स हैं, ये जो टोटल कैंडिडेट्स है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, ये आई मीन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इनके लिखा हुआ है इनके रिपोर्ट कार्ड। अब असली लड़ाई है, क्योंकि यहाँ क्वालिफाइड से सिलेक्शन की तरफ आपको जाना है। और उस पूरे रास्ते में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको आज ऐसा लग रहा है कि हो गया है, इट्स गुड, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, हम सब खुश हैं। मैं आपसे डबल मेहनत करती हूँ, यूट्यूब पे भी रेगुलर पढ़ाती हूँ, पेड में भी रेगुलर पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन में भी रेगुलर पढ़ाती हूँ, और इसके अलावा भी सारा का सारा, क्योंकि जेआरएफ अड्डा को संभालना होता है, वो काम भी करती हूँ, मैं सब कर रही हूँ। बट फिर भी मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ एनटीए से भी, यूजीसी से भी और आप लोगों से भी कि क्या ये अभी भी सफिशिएंट है? नहीं है सफिशिएंट। आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग towards your research proposal. You have to start working towards the opportunities जो आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ कंपटीशन वाकई में बहुत टफ है। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हमारे हिंदुस्तान के टॉप 10 डिफिकल्ट एग्जाम्स में आता है, बट मैं ये कहती हूँ कि उन टॉप 10 में भी सिर्फ एक ही एग्जाम है जो कि एकेडमिक एग्जाम है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला एग्जाम है। इस एग्जामिनेशन से कोई डायरेक्ट जॉब नहीं लग रही है, तो ये टॉप 10 नहीं, ये टॉप पर आना चाहिए। ये एक्चुअली में आप स्टेट करो, एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वालिफाइड बच्चे को भी सिलेक्शन तक, उसके नौकरी तक और फाइट मारनी पड़ती है। तो यहाँ पर सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा, सिलेक्शन होना या नहीं होना मैटर करेगा कि अब आप आगे क्या करते हो। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर करने आई हूँ, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि रिजल्ट सिनेरियो कुछ इस तरीके से रहा है, कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जाएगा। बट अगर हमारा यही एटीट्यूड है कि हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल है। मेरा सवाल या मेरा क्वेश्चन एनटीए से हो सकता है, यूजीसी से हो सकता है, बट मेरा सोल्यूशन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से है। और वो सोल्यूशन है कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन एग्जाम, एक दिन की बात नहीं है। इस प्रिपरेशन के दौरान आप जो भी सीखोगे, जो भी करने वाले हो, क्योंकि ये एकेडमिक एग्जाम है, जो भी आप लर्न करोगे उसी अकॉर्डिंग आपकी जॉब लगेगी। आपने देखा होगा बहुत लोग हैं अभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिखेंगे कि बेकार है यूजीसी नेट की तैयारी करना, जॉब तो लगती नहीं है, जॉब तो लगती नहीं है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें बोली जाती है। बट मैं आपको बोल सकती हूँ कि मैं 3 सरकारी नौकरी छोड़ चुकी हूँ, ठीक है ना। इस वक्त जेआरएफ अड्डा को चला चुकी हूँ, इससे पहले भी एक बहुत बड़े अटैक में काम कर चुकी हूँ, और अभी भी मेरे पास में पीएचडी को लेकर बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज है। बट वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि जो सिलेबस मैंने यूजीसी नेट के दौरान पढ़ा था मैंने उसे यूज किया, अप्लाई किया, और वही हमारा मोटिव है, वही जेआरएफ अड्डा का मोटिव है, वही आप लोगों का मोटिव भी होना चाहिए। अब इससे आगे कैसे जाना है ये आप लोग डिसाइड करोगे, और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका नहीं हुआ है क्वालिफिकेशन तो आपको दिसंबर एग्जाम में टारगेट करना है पहले तो सबसे बड़ी कैटेगरी में जाने का, क्योंकि सबसे कम बच्चे यही है।
ठीक है ना। तो ये करना है। उसके बाद में अभी से हमें हमारे रिसर्च प्रपोजल की तरफ, हमारे जो सिलेबस में पेपर 1 और पेपर 2 की काम की यूनिट्स हैं उन पर अभी से और डीप एनालिसिस करना चाहिए, थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए। एग्जाम जब पास आएगा, लास्ट के 2 महीने बचेंगे, तो 2 महीने के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़े, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें। बट अभी ये जो समय है इसमें हम डीप करेंगे, डाइव एकदम डिग करेंगे और डिटेल में चीजें पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम कलेक्ट करें। कोशिश ये करें कि और ज्यादा अवेयरनेस हम लोगों को हम बना सके। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट पर आप जाओगे, बहुत सारी और भी वैकेंसीज निकलती हैं, इनडायरेक्ट वैकेंसीज निकलती है, बहुत सारी सिलेबस से रिलेटेड 10 वैकेंसीज होती है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये 17% बच्चों को तो मुझे लगता है मीठी गोली पकड़ाई है, प्रॉपर मीठी गोली पकड़ाई है। पर इन दोनों बच्चों को भी मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सफर अभी शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, हमें अभी काम करना है, ठीक है ना। और यही सब चीजों के लिए मैं डेली वीडियो बना रही हूँ आपके लिए, डेली वीडियो पर बात करती हूँ, चाहे वो पीएचडी अड्डा वाला चैनल हो, चाहे वो जेआरएफ अड्डा वाला चैनल हो। माय फोकस इज टू गो बियॉन्ड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, बट बिफोर दैट इट्स लाइक मेमोरी लेवल। यूजीसी नेट की तैयारी शानदार होनी चाहिए आपकी, ये सिलेबस टिप्स पे होना चाहिए, तब जाके आपको चांस मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर से रहे, 6 नंबर से रहे होंगे, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से जेआरएफ से रह गए होंगे, नेट से रह गए होंगे। मेरा आप लोगों से ये बात कहना है, ये समय जो है वो अपने आप को कोसने का नहीं है, अपनी डेस्टिनी को कोसने का नहीं है, ये अपने आप को ये बताने का नहीं है कि यार तुझसे नहीं होगा। ये आप सभी लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो है, ये जो सिलेबस आपने पढ़ा है, ये प्रिपरेशन, ये आपके आगे काम आएगी। ये जो क्वालिफाइड लिखा हुआ आना है ना रिपोर्ट कार्ड में, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। जून में नहीं हुआ तो दिसंबर में कर देंगे, मिलके कर देंगे, कोई टेंशन मत लो, मेरे पे भरोसा रखो, हो जाएगा। पर फर्क ये नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि इस 6 महीने में आप क्या करोगे, है ना। वो अपन बोलते हैं ना, डायलॉग सुनते हैं, तैयारी जीत की नहीं, जीत ही क्या है, तैयारी। ये आपको समझना पड़ेगा। और इसी अराउंड बहुत सारी टीचर वैकेंसीज निकलती हैं, वो आपको भरनी पड़ेगी, चाहे पीजीटी क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं, भरेंगे ना, हम अच्छा कंपटीशन देंगे। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के बहुत सारे एग्जाम्स निकलेंगे। जरूरी नहीं है बोलो मैम नेट तो हुआ नहीं, मैं आईपी कैसे दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम तो देख के तो आ, कौन सा सिलेक्शन हमने पहली बारी में कर लेना है, अरे ट्राई तो करो, अटेम्प्ट तो करो, पेपर अच्छे से तैयारी तो करो उसके लिए। जिस वक्त आपकी डेस्टिनी में होगा सिलेक्शन होना, सब हो जाएगा, उसकी टेंशन मत करो। ये रिजल्ट डिकोड करने का, ये आपको समझाने का मेरा मोटिव बस इतना है कि आप आगे की तरफ देखना स्टार्ट करो। ये सब प्लेसिबो है भाई, ये सब प्लेसिबो है। और अगर कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मैम यूजीसी नेट करना तो टाइम वेस्ट है, क्या है, आप देश के टॉप 10 मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। यूजीसी नेट करना टाइम वेस्ट नहीं है, पर अगर आप टाइम पास के साथ में यूजीसी नेट कर रहे हो तो आप सभी लोगों के लिए वो टाइम पास ही रहेगा। पर आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप एकेडमिक्स में जाना चाहते हो, आपका ड्रीम है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो आपको अभी से काम करना पड़ेगा। अगले 1 साल 2 साल आपने मेहनत कर ली तो शायद आने वाले 40 साल अच्छी जीवन जिएंगे। ये वही वाली कहानी है, बचपन से माँ बाप सिखाते आ रहे हैं। ये समय जो है, ये समय ना खुश होने का है ना दुखी होने का, ये समय है तैयारी करने का, ये समय है इस रिजल्ट को समझने का कि कंपटीशन कैसे जा रहा है, कैसे लेवल धीरे धीरे बढ़ने वाला है, राइट। इसी को लेकर एक वेबिनार भी लेकर आ रही हूँ। ये वेबिनार जो है ये 24 जुलाई को रात को 8 बजे होगा, टोटली फ्री वेबिनार है, पूरी टीम आएगी, तीनों कैटेगरीज, उनकी अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक वेबिनार हम लोग और लेके आ रहे हैं, वर्षा मैम, मैं और हमारे साथ में हमारे एक रिसर्च स्कॉलर भी रहेंगी जो कि जेआरएफ अड्डा में कंटेंट हेड है, एसआरएफ है वो, उनसे भी हम आप लोगों का डिस्कशन करवाएंगे। 2 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। इस 2 दिन के प्रोग्राम के अंदर हम लोग रिसर्च प्रपोजल मेकिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। और दूसरा वेबिनार आप लोगों के पास में 24 जुलाई को है, ये 23 और 24 जुलाई को होगा और वो 24 जुलाई को होगा। और इस पूरे के पूरे में प्रिपरेशन वाले टाइम में आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है जेआरएफ अड्डा का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बार प्रीवियस से निकालने से काम नहीं चलेगा, एक मैराथन देखने से काम नहीं चलेगा, शायद सिलेक्शन हो भी जाए, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इस क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, रियल सिलेक्शन, उसके लिए आपको यहाँ पर जान डालनी पड़ेगी। ये 6 महीने 1 साल मेहनत डालो, अच्छी तैयारी करो, सिलेबस अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो, तो शायद आने वाले समय में काम होगा। तैयारी एक ही बार करनी होती है, पर ऐसी करनी होती है कि उसके बाद मैं 10 साल भी उसके रिलेटेड एग्जाम दूंगा तो मेरा सिलेक्शन होने वाला है। और उसके लिए जैसा मैंने बताया, दिसंबर कोर्स भी आपके पास में, वैरायटी आपके पास में, यूट्यूब क्लासेस भी आपके पास में, फ्री भी है, पेड भी है, सब कुछ है। बस मैं आपको जगाना चाहती हूँ, ये समझो कि ये सब देखकर खुश होने की बजाय या दुखी होने की बजाय आगे का सोचना शुरू करो। मुझे आपसे बात करनी है, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन देना, बताना कि क्या ये मुद्दे पे बात करना जरूरी है या नहीं है, या सिर्फ और सिर्फ हम
अच्छी अच्छी पिक्चर अपने आप को दिखाएं या डिप्रेस हो जाएं। बात असली तो यही है ना कि इसके बाद क्या। मैं उस पर टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन ओपन है, बताना जरूर आपका क्या ओपिनियन है। और गुड लक अपनी तैयारी के लिए। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी आपको ऐसे लगे कि यार मुझे ना बात करनी है, कॉन्टेक्ट नंबर भी देके जाते हो। ये JRF अड्डा का कॉन्टेक्ट नंबर है। दिस इज दी वॉइस ऑफ JRF अड्डा। देखो कॉल करोगे तो शायद उठा नहीं पाए क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल कर देंगे, बट हाँ ये जरूर है कि आप यहाँ पर इस नंबर पर जो है वो मैसेज जरूर छोड़ सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है JRF अड्डा से पढ़ के, एंड इफ यू वांट कि 1-to-1 मेरे साथ आप पर्सनल काउंसलिंग भी करो, अपना स्कोर कार्ड इस नंबर पर भेज देना, मैसेज डाल देना। आपको डेफिनेटली मैं एक ग्रुप में ऐड कर लूंगी जहां पर अपन 1-to-1 भी बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच एंड गुड लक आपके फ्यूचर के लिए। अच्छा रिजल्ट आया तो कांग्रेचुलेशन, और अच्छा रिजल्ट नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से दिसंबर की तैयारी में लग जाओ या फिर अपने प्रपोजल मेकिंग पर लग जाओ। गुड लक।